गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वनों के नियम जो आए थे उससे हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से वनों के नियम लाए गए, कब लाए गए, उसमें कितने बदलाव हुए, उस बदलाव में क्या हुआ। और हमने ये देखा कि उस वनों के जो नियम आए थे उसने लोगों की ज़िंदगी को या लोगों को कैसे प्रभावित किया, तथा वो जो वनों का नियम था वो अंग्रेज़ों और ग्रामीणों के जो विचार थे उस नियम को लेके वो क्या क्या थे। अब जो है हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो वनों के जो नियमन थे उससे खेती कैसी प्रभावित होती है। तो सबसे पहले जो ये वनों के नियम आए उससे सबसे ज़्यादा जो गहरा प्रभाव पड़ा वनों के नियम का वो यूरोपियन उपनिवेशवादियों को पड़ा, या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ा। ये जो खेती थी ये एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में एक पारंपरिक खेती का तरीका था और इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में इसे लादिंग कहा जाता था, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में इसी खेती को बहुत सारे नामों से जाना गया, जैसे धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोंडू, खंदाद और कुमरी जैसे नामों से जाना गया। अलग अलग जगहों पर भारत के अलग अलग नाम थे इस झूम खेती का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये झूम खेती होती क्या है। तो ये जो झूम खेती है ये क्या होती है हम ये समझेंगे। झूम खेतु या घुमंतु कृषि ये एक ऐसी प्रकार की खेती है जिसमें हम जंगल के एक हिस्से को काटते हैं और उसके पेड़ जंगल को काट देते हैं उस एक हिस्से के, और उसको जला देते हैं। फिर उससे जो राख बचती है उस राख में हम बीज बोते हैं जिससे फसल होती है, और बरसात होने के बाद फसल होती है, और फिर उसी फसल को हम अक्टूबर नवंबर के समय पे काटते हैं। अब होता क्या है कि ये जो सिस्टम है इससे फसल अच्छी होती है और 2-3 सालों तक हम ये काम करते रहते हैं लगातार, कि बीज बोते हैं, पानी होता है, फसल काटते हैं, और 2-3 सालों तक जंगल के उस हिस्से में खेती करने के बाद फिर हम उस हिस्से को वैसे ही छोड़ देते हैं 12 से 18 सालों के लिए जंगल वापस उगने के लिए। ठीक है। तो हमने क्या किया, जंगल के एक हिस्से को काटा, उसको जलाया और उस राख पर बीज उगाया, जिससे बरसात आने के बाद खेती हुई और फसल को काटा, और 2-3 सालों तक उस जमीन पर हमने खेती की। फिर हमने उस जमीन को छोड़ दिया ताकि वो जमीन में अपने आप फिर से पेड़ या जंगल उगने लगे। और वो किसान जो उस जगह पर खेती करते थे अब वो क्या करते थे, जंगल के दूसरे हिस्सों में जाते थे और फिर उस छोटे से हिस्से को काटते थे, फिर उसको जलाते थे, और यही प्रोसेस वो वहाँ करते थे। फिर वो 2-3 साल वो वहाँ पे खेती करते थे, फिर उस जगह को भी वापस वो वहीं पे छोड़ देते थे ताकि वहाँ पे भी जंगल उगने लगे, और किसी तीसरे हिस्से की तरफ वो जाकर खेती करते थे। और चूंकि अगर आपने देखा तो यहाँ पर जो किसान है वो घूम रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर खेती नहीं कर रहे, अलग अलग जगहों पर खेती कर रहे हैं, इसलिए इस खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। ठीक है। और इस घुमंतू खेती पर जो ये भूखंड होता था यहाँ पे ये अलग अलग तरीके की फसल उगाते थे। ठीक है। जैसे मध्य भारत या अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा, और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का या फलियां बोई जाती थी। समझ में आया। तो ये जो झूम खेती है ये किस तरीके की खेती है आप समझ गए। यहाँ पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। अब तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ये घुमंतू खेती थी यहाँ पर किसान एक हिस्से को काटते जलाते और वहां पर खेती करते थे। 2-3 साल वहां करने के बाद दूसरे हिस्से में जाते थे, वहां के जंगल को काटते जलाते और वहां पे खेती करते, फिर उसको भी वैसे ही छोड़ देते, फिर वो तीसरे हिस्से में जाते, वहां पे को उसको भी काटते जलाते और वहां पे खेती करते 2-3 सालों का, फिर उसको भी ऐसे छोड़ देते। तो होता क्या था कि जहाँ जहाँ पे वो पहले खेती करते थे और उसको छोड़ के जाते थे उस जगह पर अपने आप जंगल उगने लगता था, और वापस वो घूम के 18 से 20
15 से 18 सालों के बाद वापस वो घूम के उसी जगह पर आते थे जब वहाँ पे जंगल हो जाता था, फिर उसको काट के वो वापस खेती करते थे। परंतु यूरोपीय जो थे वो जो इस घुमंतू खेती को एक अलग ही नज़र से देखते थे, और उनके हिसाब से ये जो खेती का जो तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है उनके लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यदि किसान किसी पर्टिकुलर जगह पर खेती करता है और कुछ सालों तक खेती करता है, तो इस जगह से उस मिट्टी में जो उर्वरकता होती है या जो मिनरल्स होते हैं जो किसी भी खेती के लिए या पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, तो अगर कोई किसान वहाँ पर 4-5-3 कुछ सालों तक खेती करता है, तो उस मिट्टी की जो उगाने की क्षमता है, जो मिनरल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर उस जगह पर वो पेड़ नहीं उगा सकते जिनका इस्तेमाल अंग्रेज रेलवे लाइंस की स्लीपर्स या टिम्बर के लिए कर रहे थे। इसलिए अंग्रेज सरकार को ये नुकसानदेह लगता था, क्योंकि अंग्रेज सरकार को चाहिए थे जंगल, और जंगल उनको इसलिए चाहिए थे क्योंकि उनको अपने कामों के लिए लकड़ी चाहिए थी। अब उनको ऐसा लगता था कि अगर वो ये जो नई वन नीति, ये जो घुमंतू खेती है, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पे ये खेती हो रही है, वहाँ पर वो पेड़ नहीं उग सकता जो टिम्बर के इस्तेमाल में आएगा। इसलिए उनको ये चीज़ नुकसानदेह लगती थी, और उनको नुकसानदेह लगने का एक कारण ये भी था कि उनको लगता था कि उस घुमंतू खेती में जंगल के एक हिस्से को काट के जलाया जाता है। तो उनको ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आग जो एक खेत के एक हिस्से, जंगल के एक हिस्से में लगाई जा रही है, वो जंगल के दूसरे हिस्सों में ना पहुंच जाए, और अगर दूसरे हिस्सों में पहुंच गई तो उस दूसरे हिस्से में लगे जो बेशकीमती पेड़ हैं उस वो आग की लपेट में आ जाएंगे, और वो सब जलकर खाक हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए उनको जंगल के दूसरे हिस्सों में भी आग का खतरा लगता था, इसलिए भी वो इसको नुकसानदेह मानते थे। और उसको नुकसानदेह मानने का इनका तीसरा कारण ये भी था कि घुमंतू खेती से सरकार के लिए लगान का हिसाब रखने में मुश्किल हो रही थी। तो ये 3 कारण थे जिसके कारण से जो यूरोपीय उपनिवेशक थे या जो अंग्रेज थे, वो घुमंतू खेती को नुकसानदेह मानते थे। पहला कारण क्या था? उनको ऐसा लगता था कि जंगल के कुछ हिस्सों पर यदि किसान कुछ सालों तक खेती करेगा तो उसके कारण उस जगह पर वो पेड़ नहीं उगा सकते जिससे जिनका उनको इस्तेमाल करना था। दूसरा कारण था उनका, वो था जंगल की आग से डर। उनको ऐसा लगता था कि घुमंतू खेतों में आग का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे जंगल के दूसरे हिस्सों में आग ना पकड़ ले। और तीसरा कारण था कि उसको उनको लगान का हिसाब रखने में मुश्किल आ रही थी, और इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया, इस घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। और इस रोक से बहुत सारे समुदायों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। कुछ लोगों को अपना जबरन अपना घर छोड़कर विस्थापित करना पड़ा, दूसरी जगह जाकर रहना पड़ा, वहाँ खेती करनी पड़ी। कुछ लोगों को और अपना पेशा ही बदलना पड़ा, और कुछ लोगों ने क्या किया, छोटे मोटे विद्रोही संगठन से जुड़कर विद्रोह में शामिल होने लगे। तो इस तरीके से जो नई वन विनियम आई वो लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 तरीके के सवाल पढ़े। सबसे पहला सवाल तो यही पढ़ा कि घुमंतू खेती के बारे में पढ़ा, हमने ये जाना कि घुमंतू खेती क्या होती है, वहाँ पे किस तरीके से खेती की जाती है ना, और घुमंतू खेती को घुमंतू खेती क्यों कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि घुमंतू खेती को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से जो यूरोपीय लोग हैं वो घुमंतू खेती के विरोध में है ना, उसको नुकसानदेह मानते थे। हमने 3 कारण पढ़े। पहला कारण पढ़ा कि उनको ऐसा लगता था कि अगर किसी हिस्से पर किसान कुछ सालों तक खेती करता है तो उस जगह पर वो पेड़ नहीं उग सकते जिनका उनको इस्तेमाल करना था। दूसरा कारण था कि घुमंतू खेती में चूंकि जंगल के एक हिस्से में आग लगाई जाती है तो उनको ऐसा लगता था कहीं ऐसा ना हो कि वो आग जंगल के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाए। और तीसरा कारण था कि उनको करों का हिसाब रखने में मुश्किल हो रही थी, जिसके कारण से उन्होंने इस घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से इस रोक से समुदायों पर क्या नुकसान पड़ा। हमने ये देखा कि समुदायों को
जबरन अपने घर से विस्थापित होना पड़ा, कुछ लोगों को अपना पेशा ही बदलना पड़ा, और कुछ लोग छोटे छोटे विद्रोहों के जरिए उन्होंने प्रतिरोध किया। अब आगे अगला हमारा टॉपिक है, शिकार की आजादी किसे थी। ये बात तो आप जानते हो कि हमारे देश में बहुत ही पुराने समय से शिकार का एक कल्चर या संस्कृति रही है। लोग बड़े बड़े से पुराने राजा शिकार को एक शौक या एक शक्ति के रूप में देखते थे, एक खेल के रूप में देखते थे। और मुगल साम्राज्य के भी पुरानी पुरानी पेंटिंग्स में आपने मुगल राजाओं को या राजकुमारों को शिकार खेलते हुए या एंजॉय करते हुए आपने उनको देखा है। परंतु जो जंगल संबंधित जो नए कानून आए थे, उन्होंने वनवासियों को के जीवन में एक और नई तरीके से प्रभावित किया। हमने पिछले पॉइंट्स में ये तो पढ़ा कि किस तरीके से जंगल का ये जो नया कानून आया, ये लोगों को प्रभावित कर रहा था, लेकिन इस नए कानून ने जंगल में रहने वाले या वनवासियों के जीवन को एक अलग तरीके से प्रभावित और किया, और वो तरीका था शिकार पर रोक। जो लोग जंगल में रहते थे या जंगल के आसपास रहते थे, जिन्हें हम वनवासी कहते थे, वो लोग जंगल पर निर्भर करते थे। वो लोग छोटे छोटे हिरणों का शिकार करते थे, है ना, और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते थे, तीतरों को मारते थे, लेकिन और शिकार करके अपने जीवन यापन करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस शिकार पर रोक लगा दिया, और रोक लगाते ही, और केवल उन्होंने रोक नहीं लगाया, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी शिकार करते हुए पकड़ा जाएगा, उसको अवैध शिकार का क्या इल्जाम लगाकर उसको दंड भी दिया जाएगा। तो जो वनवासी लोग जो शिकार पर निर्भर करते थे, अब उनका जीवन इसलिए प्रभावित होने लगा कि अब वो शिकार भी नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ इस नए कानून ने लोगों के शिकार करने के पारंपरिक अधिकारों को छीन लिया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस शिकार को एक खेल का रूप दे दिया। मतलब उन्होंने वनवासियों से या आम जनता से शिकार का अधिकार तो छीन लिया, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने खुद के लिए एक शिकार का एक खेल का ही रूप दे दिया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी या नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा है। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए देखा गया है। किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ गया कि कई प्रजाति लगभग पूरी तरीके से विलुप्त हो गई। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि नई वन नीति में आम जनता या वनवासियों से शिकार का अधिकार तो छीन लिया, लेकिन अंग्रेजों ने खुद के लिए शिकार को एक बड़ा खेल सा बना दिया। शिकार हमारे देश में बहुत पहले से चल रहा था, राजा महाराजा शिकार खेलते थे, उसका उसका उसके मजे लेते थे, उसका मनोरंजन के रूप में लिया करते थे। परंतु उपनिवेशिक शासक आने के बाद या अंग्रेजों के आने के बाद शिकार इस हद तक बढ़ गया कि अब कुछ प्रजाति ऐसी थी जो हमारे देश से लुप्त होने या खत्म होने की कगार पर आ गई, है ना। तो वहां हमने देखा कि एक तरफ से उन्होंने आम जनता से शिकार का अधिकार छीन लिया, वहीं पर इन्होंने खुद के लिए शिकार का एक खेल बना लिया, और वो खेल बनने के बाद शिकार हमारे देश में इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ प्रजाति अब खत्म होने की कगार में आ गई। और इसका कारण ये था कि अंग्रेज जो थे, वो बड़े जंगली जानवरों को हिंसा के रूप में या बर्बरता के रूप में देखते थे, और उनका ये मानना था कि वो भारत से इन जंगली जानवरों को खत्म करके भारत को एक सभ्य समाज बनाने बनाने वाले हैं। वो जंगली जानवरों को खत्म करना सभ्यता की निशानी देखते थे। उन्होंने भाग, भेड़िए और दूसरी बड़े जानवरों को का शिकार इस तरीके तक किया कि 1875 से 1925 के बीच में हमारे देश में से लगभग 80,000 से ज्यादा बाघ, 1.5 लाख से ज्यादा तेंदुए और 2 लाख से ज्यादा भेड़िए मार गिराए गए। समझ में आया कि अंग्रेजों के आने के बाद जो शिकार था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो शिकार हमारे देश में पहले छोटे मोटे रूप में या छोटे मोटे जानवरों का किया जाता था, अब वो बड़े जानवरों को किया जाने लगा, और इतना ज्यादा पैमाने पे किया जाने लगा कि केवल 50 सालों के अंदर 80,000 से ज्यादा बाघ, 1.5 लाख से ज्यादा तेंदुए
और 2 लाख से ज्यादा भेड़िए मार गिराए गए। और धीरे धीरे जो बाघ का शिकार था वो अब एक सम्मान या किसी खेल की ट्रॉफी के रूप में लिया जाने लगा, है ना। अकेले आप यदि कहें तो जॉर्ज यूल नाम के एक अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने 400 से ज्यादा बाघ गिरा दिए थे, है ना। तो समझ में आया कि शिकार किस हद तक बढ़ गया। पहले जो शिकार छोटे मोटे रूप में जब वनवासी शिकार किया करते थे तो शिकार इतना नहीं था, लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत ने शिकार को एक खेल का रूप दिया उस समय शिकार इतना ज्यादा बढ़ गया कि 50 सालों के अंदर 80,000 से ज्यादा बाघ, 1.5 लाख से ज्यादा तेंदुए और 2 लाख से ज्यादा भेड़िए मार गिराए गए। यहाँ तक कि जॉर्ज यूल नाम के एक अंग्रेजी अफसर ने अकेले ही 400 से ज्यादा बाघ मार गिराए, ज्यादा बाघ मार गिराए थे। ठीक है। अब नया व्यापार, नया रोजगार और नई सेवाएं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से इस नए जंगल कानून ने लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया, उनको नुकसान पहुंचाया, वनवासियों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया। परंतु इस नए जंगल के कानून से कुछ लोगों को फायदे भी हुए। कुछ लोगों को व्यापार के लिए नए अवसर प्रदान हुए। कुछ समुदाय ऐसे थे जिन्होंने अपना पारंपरिक पेशे को छोड़ दिया, अपना जो पहले से उन जो काम करते आ रहे थे, जो पेशा अपना रहे थे, उसको छोड़ा और फिर उसकी जगह पर उन्होंने एक नया ही व्यापार शुरू किया, जहां पर अब वो वन्य उत्पादों का व्यापार कर रहे थे। और ये जो वन्य उत्पादों का जो व्यापार है वो महज भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में किया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यदि आपको उदाहरण दें तो अमेज़न, ब्राजीली अमेज़न में मुनुरुक्कु नाम का अ, मुनुरुक्कु नाम का एक समुदाय है। कहाँ पे? ब्राजीली अमेज़न में मुनुरुक्कु नाम का एक समुदाय है। वो मैनियोक उगाता था और उस मैनियोक उगा के वो वहां से उन पेड़ों से लेटेक्स नाम का एक पेड़ों से एक जल निकलता था, उन पेड़ों में से एक लिक्विड निकलता है, उसको लेटेक्स कहा जाता है और उस लेटेक्स का इस्तेमाल रबड़ बनाने में किया जाता था। तो वो जो ब्राजीली अमेज़न की जो मोनोरुक्कू समुदाय थी वो बहुत ही बड़े इलाके पर मोनो मैनियाक की खेती या मनियाक की बागानी करती थी और फिर उनमें से लेटेक्स निकाल कर वो बड़े बड़े रबड़ बनाने वाले व्यापारियों को बेच देती थी। इस तरीके से वो पूरी तरीके से व्यापारियों पर निर्भर हो गए थे। भारत में भी बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो पूरी तरीके से जंगल पर निर्भर करते थे और वन संबंधित चीजों का ही व्यापार किया करते थे। जैसे अब कुछ आदिवासी जिन्हें हम बंजारा कहते हैं, वो हाथियों या दूसरे सामान जैसे खाल, उनकी सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, ये सब चीजों का व्यापार करते थे। हमारे देश में भी लोग इन सब का व्यापार करते थे। आपने देखा होगा पहले समय जो बंजारे होते थे वो अलग अलग झूम कर वन संबंधित व्यापार किया करते थे। जैसे जानवरों की खाल, उनकी सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, रेशे, घास, गोंद, राल आदि जैसे चीजों का व्यापार किया करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर भी उनको थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के आने के बाद ये जो पूरा व्यापार था जो हमारे देश में बहुत पहले से हो रहा था, अब ये पूरा जो व्यापार है अब उसे अंग्रेज जो है वो अपने नियंत्रण में ले लिया। और अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो पूरा व्यापार था उसका नियंत्रण उन्होंने अपने कब्जे में लेकर इस पूरे व्यापार करने की जो इजाजत थी अब वो उन्होंने बड़े बड़े यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को दे दी। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि अब जो छोटे मोटे व्यापारी थे, जो हमारे देश के लोग थे, जो वन संबंधित व्यापार करके पैसा कमा रहे थे, अब उनसे भी उन्होंने इस चीज की अनुमति देना बंद कर दिया और उन्होंने इस व्यापार की पूरी अनुमति बड़ी बड़ी यूरोपीय कंपनियों को देना शुरू कर दिया था। और उन्होंने क्या कर दिया कि स्थानीय लोगों द्वारा शिकार और पशुओं के चराने पर बंदिश लगा दी।
ठीक है। और इससे हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जैसे कोरोवा, कराचा, येरुकुला, जिनको अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले भी कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियां, खदानों तथा बागानों में काम करने पर मजबूर हो गए, है ना। तो ये जो नई नीति आई, इन्होंने पहले तो लोगों को फायदा दिया क्योंकि लोगों को एक नया व्यापार मिल गया था, वन संबंधित चीजों का व्यापार करने का एक नया तरीका मिल गया था। फिर बाद में अंग्रेजों ने इसको भी अपने नियंत्रण में लेकर यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों को इजाजत दे दी है व्यापार करने की, और जिससे बहुत सारे समुदाय जो ये व्यापार चल करा करके अपनी जीविका चलाते थे, अब उनको अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा। और कुछ समुदायों को अपराधी कबीले कहने लगे क्योंकि ये अंग्रेजों की नज़र में अपराधी थे और इनको सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियां, खदानों तथा बागानों पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो नई वन नीति थी वो लोगों की जिंदगी में अब किस तरीके से अफेक्ट कर रही थी। उन्होंने लोगों की जिंदगी बदली, उन्होंने खेती का तरीका बदला और उन्होंने व्यापार का तरीका भी बदल दिया। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कल हम कुछ नया लेके आएंगे, आगे और पढ़ेंगे। इस ये जो वीडियो है, इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और अपने उन स्टूडेंट्स तक पहुंचा देना जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। ओके, आज के लिए इतना ही।